नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के YouTube चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर आज लेकर आया हूँ 12th क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज, जिसमें मैं कराऊंगा लिटरेचर का कंप्लीट लिटरेचर वाला पार्ट। तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मैंने करवा दी थी आपको पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने सब चीज़ समझाई थी कि कैसा आपका सिलेबस आता है, कितने मार्क्स की वेटेज होती है। तो जितने भी कंप्लीट पार्ट है ग्रामर का वो आप कंप्लीट कर लेना उस वीडियो से। और अब हम करेंगे लिटरेचर वाला पार्ट। तो लिटरेचर वाले पार्ट में मैं समझा देता हूँ मैं क्या क्या करवाऊंगा आपको वीडियो में। तो लिटरेचर वाला पार्ट जो होता है वो आपका 18 मार्क्स का आता है, जिसमें से जो फ्लेमिंगो वाला है वो 11 मार्क्स का और जो विस्तास वाला है वो 7 मार्क्स का। टोटल हो गए आपके 18 मार्क्स, ठीक है। और जो फ्लेमिंगो वाली में स्टोरी आती है वो है द रेड ट्रैप और इंडिगो। और पोएट्री है इसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर मैं विस्तास की बात करूं तो इसमें चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट एंड इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। तो ये इसके चैप्टर्स है और बाकी मैं कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा आपको इसी वीडियो में। और तो आप जुड़े रहो, वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना नई नोटिफिकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी पोएम से, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसके पोएट है जॉन कीट्स, तो उन्होंने ये लिखी है। तो इसका जो मेन थीम है वो है लव, ब्यूटी, यूथ और नेचर। यानी इस पूरी जो पोएम है उसके अंदर बताया गया है जो नेचर की जो बहुत सारी थिंग्स होती है, जैसे ट्रीज है और जो मतलब पूल्स होते हैं और सन है, मून है, ये जितनी भी नेचर की चीज़ें होती है ये इन सब का हमारे ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहता है। ये ह्यूमन माइंड को प्लेजर देती है और पीस प्रोवाइड करती है। तो इस सारी पोएम में जॉन कीट्स बताना चाहते हैं जो हमारा जो नेचर है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुकून देती है। अगर मैं हिंदी में एक वर्ड यूज़ करूँ सुकून, तो ये सुकून प्रोवाइड करती है हमें। तो पोएम का जो थीम है वो इसी पर बेस्ड है। तो इसकी समरी क्या है? ब्यूटीफुल थिंग्स मेक एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन। यानी हमारे माइंड के ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ती है प्राकृतिक चीज़ें कि हम उनको भुला नहीं सकते कभी भी। और ये हमें पीस देती है, यानी शांति प्रदान करती है। हम इनकी छाव में सो सकते हैं और ऐसे सपने बुन सकते हैं कि जो हमें सदा मतलब सदा हमारे जीवन में रहते ही रहते हैं वो। तो पोएट यही बताना चाहते हैं। और जो ब्यूटीफुल थिंग्स जिनके बारे में जो पोएट बताते हैं वो है सन, मून, ट्रीज और इसके अलावा जो बहुत सारी नेचर में चीज़ें हैं उनके बारे में पोएट बात करते हैं। और यहाँ तक जो लीजेंड्स ऑफ माइटी डेड, यानी जो शूरवीर होते हैं तो उनकी जो कहानियाँ होती है वो भी मानव के हृदय में एक नवीन परिवर्तन लाते हैं, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा चेंज क्रिएट करते हैं ये जो कहानी होती है। और ये हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा करती है। तो दीज ब्यूटीफुल थिंग्स हैव पावर टू बाइंड अस टू अर्थ। जो सन है, मून है, ट्रीज है, इनके अंदर ऐसी पावर होती है कि हमें ये नेचर से जोड़े रखती है। These things gives us peace of mind and pleasure। जो ये सारी चीज़ें होती है ये हमें प्लेजर प्रोवाइड करती है और हमारे माइंड को पीस प्रोवाइड करती है। These things provide hope and enthusiasm। जो ये मतलब थिंग्स होती है, नेचुरल चीज़ें जो होती है, तो ये हमें एक नई उम्मीद, ये आशा की किरण हमारे लिए लेकर आती है और हमें एक न्यू एनर्जी मतलब हमें देती है जिससे हम अपना नया काम कर सकें। तो इसका जो मेन थिंग है जो पोएट बताते हुए, ब्यूटी ऑफ नेचर इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन पोरिंग ऑन अस फ्रॉम हेवन। यानी स्वर्ग से बहता हुआ एक झरना होता है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी तुलना जो पोएट ने करी है वो ऐसे करी है कि ये एक जो स्वर्ग से बहते हुए झरने की तरह होती है और ये एंडलेस सोर्स है हैप्पीनेस का। यानी कि ये जो मतलब हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, ये होप प्रोवाइड करती है। तो यही इसका मतलब जो वो है कविता उसमें बताया गया था जॉन कीट्स ने कि ऐसा ऐसा ही ये ब्यूटीफुल थिंग्स कराती है। तो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम को। हमें वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जिसकी जो पोएट है वो है एड्रियन रिच। तो ये जो पोएम है ये बताती है जो वुमेन्स की कंडीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उनकी पैथेटिक कंडीशन है उसको बताती है ये। इसमें जो मेन थीम है पोएम को पहले वो समझते हैं, वो है किसके ऊपर। जो थीम है वो है पोएम डील्स विद पैथेटिक कंडीशन ऑफ मैरिड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया की, पूरी संसार की सभी महिलाएं जिनके ऊपर मतलब जिनकी दयनीय अवस्था है शादी के बाद, एक जो मतलब जो समाज होता है पुरुष प्रधान समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो उसके ऊपर ही ज़्यादातर जो फोकस है वो बनाया गया है। इसमें बात करी गई है जो आंट जेनिफर है जो वो टाइगर्स बनाती है उनकी, और वो टाइगर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं और आंट जेनिफर की जो शादी है उनकी क्या स्थिति हो जाती है, इन सब के बारे में जो पोएट है वो बताना चाहती है इसमें। तो आंट जेनिफर इज अ सिंबल ऑफ ऑल मैरिड वुमेन
हु आर सफरिंग एट द ऑप्रेसिव हैंड्स ऑफ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। एक पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती है और उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो वो इस पोएम में बताया गया है। तो जो पहला आपका स्टैंजा है पोएम का, उसमें बताया गया है जो आंट जेनिफर के टाइगर है उनके बारे में। तो जो आंट जेनिफर जो टाइगर्स बनाती है, बेसिकली जो टाइगर्स है वो एक कपड़े के ऊपर बनाती है जो आंट जेनिफर है। तो ये टाइगर होते हैं वो असली मतलब सच तो होते नहीं है, अनरियल होते हैं, ठीक है। मेड ऑन टेपेस्ट्री दे आर ब्राइट, ये ब्राइट होते हैं यानी कॉन्फिडेंट होते हैं। रिप्रेजेंट फियरलेसनेस एंड पावर, जो ये टाइगर्स होते हैं ये अपना दिखाते हैं कि ये निर्भय है यानी ये डरते नहीं है किसी से, ठीक है। और ये पावर को मतलब दिखाते हैं। उसके बाद दीज टाइगर सिंबलाइज द मैन हु डोमिनेट सोसाइटी। असल में जो पोएट है वो ये बताना चाहती है कि जो टाइगर्स आंट जेनिफर बनाती है वो असल में पुरुषों को दिखाती है, यानी जो मेल्स होते हैं उनको दिखाती है कि जो मेल्स है वो अत्याचार करते हैं, मतलब दबाते हैं महिलाओं को और उनकी सभी चीज़ों के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, अपनी ताकत बनाए रखते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में समझाया गया है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टैंजा है उसमें बताया गया है कि जो आंट जेनिफर है तो वो नीडल वर्क करती है यानी टाइगर्स बनाती रहती है। और उसके अलावा उसमें बताया जो आंट जेनिफर्स वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। और जो सेकंड स्टैंजा है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है जो उनका बैंड होता है यानी जो शादी के बाद उनको बैंड पहनाया जाता है आंट जेनिफर को, वो उनके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट को शो करता है। उनके वो जब टाइगर्स बना रही होती है तो उनके हाथ कांपते हैं। तो जो पोएट है वो ये बताना चाहती है कि हाथ इसलिए कांप रहे होते हैं उनके क्योंकि जो मतलब आंट जेनिफर के जो वेडिंग बैंड है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो ये रिप्रेजेंट करना चाहती है पोएट इससे कि जो आंट जेनिफर का वेडिंग बैंड है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को दिखाता है, वो पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी सच्चाई को बताता है। उसके बाद है आंट जेनिफर की जो मैरिज है यानी जो उनकी शादी है उनसे वो खुश नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है अपने जीवन में। नेक्स्ट जो लास्ट स्टैंजा है पोएम का वो हमें क्या बताता है, वो बताता है आफ्टर डेथ ऑफ आंट जेनिफर, यानी कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी उसके बाद में उनका टाइगर्स का क्या होगा और आंट जेनिफर के हाथ का क्या होगा, क्या वो मरने के बाद भी खुद को स्वतंत्र महसूस कर पाएंगी या वो खुद को कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगी या नहीं। तो जो पोएम में बताया गया वो ये बताया गया हैंड्स विल टेरिफाई विद वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। आंट जेनिफर के जो हाथ है वो फिर भी कांपेंगे, अगर उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद भी उनके हाथ कांपते रहेंगे। क्यों कांपेंगे? क्योंकि जो अंकल जो मतलब आंटी के हस्बैंड है यानी जो हमारे अंकल है तो अंकल के जो वेडिंग बैंड है उनकी वजह से, क्योंकि वो वेडिंग बैंड शो करता है पैट्रियार्कल सोसाइटी पुरुष प्रधान समाज को वो शो करता है। मेन थिंग जो पोएट बताना चाहती है इसमें वो ये है पोएम डील्स विद वुमेन्स स्ट्रगल अगेंस्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी, कि जो पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की क्या स्थिति होती है उसके बारे में ये पोएट बताना चाहती है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं दी जाती, उनको फ्रीडम नहीं मिलता, वो खुद को दबा दबा महसूस करती है और वो डरी डरी सी रहती है और वो एक स्ट्रगल एक संघर्ष को दिखाना चाहती है इस पोएम के द्वारा। अब चलते अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स हमारा जो चैप्टर है वो है दी रेड ट्रैप। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि इसमें बताया गया है रेड ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी से, ठीक है, जिसमें चूहे को पकड़ते पहले उसको टुकड़े दिखाते फिर वो अंदर आ जाता बंद कर देते चले जाते उसको छोड़ने के लिए। तो रेड ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी से, ठीक है। जो इस चैप्टर का मेन थीम है वो क्या है, प्रोवाइड्स ग्लिम्स इनटू ह्यूमन नेचर। ये जो चैप्टर है रेड ट्रैप ये बताता है कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है। It emphasizes the fact that everybody has goodness deep inside। हर किसी के अंदर गुडनेस होती है, अच्छाई होती है, हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, ठीक है। डीप इनसाइड विच कैन बी अवेकन थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, जिनको प्यार से जगाया जा सकता है। यानी अगर किसी इंसान मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हर किसी इंसान के अंदर कि इसके अंदर खाली वो भरा हुआ है मतलब प्यार नहीं है इसके अंदर तो नफरत ही नफरत भरी हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते। हर किसी इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लव होता ही है, अंडरस्टैंडिंग। और लव से अगर उससे बात की जाए तो उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसके अंदर की गुडनेस को जगाया जा सकता है। ड्यू टू सिचुएशन अ पर्सन
person kills his conscience, but the same man, when treated with love, shows different side of his character। तो ये इसमें यही बताया गया रेड ट्रैप स्टोरी में कि हर किसी इंसान के अंदर एक अच्छाई की भावना होती है, और अगर उसे प्यार से बातें की जाए तो जो उसके अंदर की अच्छाई है उसको जगाया जा सकता है, बाहर निकाल के रिफ्लेक्ट किया जा सकता है उसके बिहेवियर से। जो स्टोरी है, स्टोरी के मतलब उससे पता चल जाएगा कि कहना क्या चाहता है इसमें। तो स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स है वो है एक पेडलर, एक क्रॉफ्टर, फिर उसके बाद में आयरन मास्टर, उसकी जो बेटी आयरन मास्टर की वो एडला। तो ये इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स है स्टोरी के। तो सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट होती है एक पेडलर से। तो पेडलर क्या करता है, सेल्स रेड ट्रैप, वो रेड ट्रैप बेचता है, चूहेदानी बेचता है। ही इज वैगाबॉन्ड, वो एक आवारा है, यानी उसका ना तो घर है, ना कोई बीवी बच्चे फैमिली रिलेटिव्स कुछ नहीं है उसके। ही हैज नो होम, नो फैमिली, नो मनी एंड नो रिलेटिव्स। ठीक है, लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए जिंदगी बहुत ही कठिन है और कठिनाइयों से भरी हुई है। आइडिया अकर्ड दैट एंटायर वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, वो पूरे दिन भर बैठ के सोचता ही रहता है। तो एक दिन वो सोचता है कि जो ये पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप की तरह ही है, जिसके अंदर जो फूड्स है, क्लोथ्स है, लग्जरीज है, वो बेड्स की तरह है जो ट्रैप करती है पीपल को। यानी कि जो कपड़े हैं, घर है, गाड़ी है, ये जो भी लग्जरी का सामान है वो सभी पीपल मतलब जो यहाँ के मानव है उन सभी को आकर्षित करती है अपनी तरफ और उनका शिकार करती है। ठीक है, तो ये इसके मन में एक दिन ख्याल आया था कि हर ये जो पूरी दुनिया है ये रेड ट्रैप की तरह ही है। उसके बाद में एक दिन क्या होता है, विंटर की रातें हो रही होती है, इसके पास घर भर तो रहता नहीं है, न ये कहीं पर सो सकता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये भटकते भटकते एक इसको कॉटेज दिख जाता है, माने किसी का घर दिख जाता है रोड के साइड में। तो बेसिकली होता क्या है, किसी से भी मदद मांगता है तो हर कोई इसको मदद के लिए मना कर देता है कि तेरे लिए हमारे घर पर कोई जगह नहीं है, या हम तुझे खाना नहीं देंगे, या मतलब XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इसको हर कहीं से मतलब नेगेटिव रिप्लाई मिलता है पेडलर को। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये एक घर पे जाके मतलब घर पे जाता है किसी के पे, तो वो घर रहता है क्रॉफ्टर का। ये पूछता है कि मुझे आज ठंड बाहर बहुत है तो मुझे रहने के लिए थोड़ी मोहलत दे दो एक दिन की। तो क्रॉफ्टर कहता है ठीक है आप मेरे साथ रह सकते हो। तो होता क्या है, क्रॉफ्टर कौन है, ये एक अकेला पर्सन रहता है अपने घर में, इसके भी कोई नहीं रहता है, मतलब बीवी बच्चे कोई नहीं रहता इसके, नो वाइफ नो चिल्ड्रन। तो ये क्या करता है, जो क्रॉफ्टर है ये पेडलर को शेल्टर दे देता है, यानी रहने के लिए जगह दे देता है, खाना देता है, पीना देता है, साथ ही साथ शेल्टर फूड और इसको टोबैको भी देता है। फिर साथ में दोनों क्या करते हैं, फिर आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं। पेडलर इसको अपनी बातें बताता है, क्रॉफ्टर इसको अपनी बातें बताता है। प्लेड मेजोलिस विद पेडलर, कार्ड्स वगैरह भी खेलते दोनों आपस में। और नैरेटेड हिज स्टोरी दैट ही इज लिविंग गुड लाइफ। तो फिर होता क्या है, क्रॉफ्टर अपनी बातें बताते बताते इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाता है तो क्रॉफ्टर इसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है, सीक्रेट्स भी बता देता है अपने। ठीक है, क्या कहता है कि ये बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, इसके पास पैसे बहुत है, इसने एक गाय पाली हुई है, तो और जो गाय है तो वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। उसका दूध बेचकर इसने 30 क्रोनर कमाए। 30 क्रोनर, यानी कि क्रोनर क्या होता है, करेंसी है, ठीक है, स्वीडन की जो यूरोप में। तो 30 क्रोनर इसने कमाए पिछले महीने। क्रॉफ्टर ऐसा बताता है पेडलर को कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिंदगी में मौज ही मौज है, ठीक है, और इतना पैसा मेरे पास कि पिछले महीने मैंने 30 क्रोनर कमा लिए। तो ये उसको दिखा भी देता है जो उसमें क्रॉफ्टर पेडलर को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट डे कि पेडलर इतने पैसे देख के चौंक जाता है, आज तक इतने पैसे जिंदगी में देखे नहीं होते। 30 क्रोनर एक साथ दिखा देता है इसको। होता क्या है, दोनों एक साथ घर से तो बाहर निकल जाते हैं। ये बेचारा अपने काम पे चला जाता है शरीफ आदमी, जिसका कि थोड़ी नीयत बिगड़ जाती है पेडलर की। पेडलर वापस आता है, दरवाजा तोड़ता है और जहां ही बता कर गया था ना कि हाँ मेरे पैसे रखे हुए, तो वहीं से 30 क्रोनर लेके सीधा निकल जाता है। लेकिन ये इसके अंदर दिमाग इतना होता है पेडलर के अंदर, जहां से जो रास्ता मेन रोड होता है वहां नहीं जाता, जंगल के रास्ते चला जाता है कि यहाँ से तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो पेडलर क्या करता है, जंगल के रास्ते उतर जाता है 30 क्रोनर लेके। ठीक है, पेडलर स्टोल 30 क्रोनर
वॉक थ्रू फॉरेस्ट बट लॉस्ट हिज वे। लेकिन अचानक क्या होता है, ज्यादा तेज बनने के चक्कर में जंगल में रास्ता भटक जाता है ये पैडलर। ठीक है, अब जंगल में रास्ता भटक गया तो जैसे एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, फिर घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाता है, फिर स्टार्ट करता है, फिर उसी पॉइंट पर आ जाता है। तो इसके मन में अचानक ये ख्याल आता है कि जो ये दुनिया के लिए बोलता था कि दुनिया एक मतलब उसमें फंसी रहती है, एक चंगुल में फंसी रहती है, एक लालच में फंसी रहती है, असल में ये भी उसी में फंस जाता है। तो इसके अंदर एक दोबारा ये रियलाइज करता है दैट ही इज वॉकिंग अराउंड द सेम स्पॉट, ये बार बार एक स्पॉट पर घूमे जा रहा है। रिमाइंडेड ऑफ हिज आइडिया रेड ट्रैप। ठीक है, तो इसके मन में फिर वो रेड ट्रैप वाला आइडिया आ ही जाता है कि मैं ही आज अपने ही रेड ट्रैप में फंस गया, 30 करोड़ के लालच में मैं इस जंगल में फंस गया। घूमते 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 रात हो जाती है, इतनी रात हो जाती है, फिर ठंड तो पड़ी रही होती है, तो ना इसको खाना मिलता ना पानी मिलता, तो फिर इसको दुख होता है बहुत पैडलर को कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन इसकी किस्मत इसका दोबारा साथ देती है पैडलर का, और इसको जंगल में से कहीं हथौड़े की आवाज आती है, तो कोई फैक्ट्री होती है आसपास, तो वो उस आवाज को फॉलो करते करते फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है। फिर इसकी जिंदगी में एक और आदमी आता है, आयरन मास्टर। ये कौन होता है, ये उस मिल का मालिक होता है, उस फैक्ट्री का मालिक होता है जहां पर ये जाकर आराम कर रहा होता है। जहां आग जल रही होती है, क्योंकि ठंड का टाइम रहता है, आग जल रही होती है, तो उसके सहारे ये बैठ जाता है और खुद को मतलब सेफ्टी करने के लिए वहां पर बैठ जाता है। कौन, पैडलर। उसके बाद में जो आयरन मास्टर है ये सोचता है जो पैडलर है तो ये इसके साथ ही था एक पुराना, तो वो कैप्टन था। ठीक है, तो आयरन मास्टर सोचता है कि जो पैडलर है वही आदमी है, नील्स हु वाज कैप्टन। ठीक है, ये मिस्टेक कर लेता है पैडलर को, सोचता है कि पैडलर उसके साथ मतलब जो कैप्टन था वो है। ठीक है, तो आयरन मास्टर थॉट दैट मैन वाज गोइंग थ्रू बैड फेज इन हिज लाइफ, क्योंकि इसकी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी रहती है, लंबे लंबे बाल आ रखे होते हैं पैडलर के, तो वो सोचता है जो कैप्टन है, तो कैप्टन की जिंदगी में बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है और बेचारा देखो जंगलों में भटक रहा है, और भटकते भटकते मेरी फैक्ट्री में आ गया, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इसको सहारा दूं। तो वो क्या करता है, उसको इन्वाइट करता है अपने घर पे कि आप मेरे घर आ सकते हो, आराम कर सकते हो। तो पैडलर सोचता है ये पता नहीं कौन मिल गया, एक और नया आदमी मुझे अपने घर बुला रहा है, ना मैं इसको जानता ना पहचानता। तो लेकिन जो अब ये सोचता है आयरन मास्टर कि ये वो कैप्टन है, जिसके साथ मैं पहले काम करता था, तो कैप्टन है वो। तो उसके बाद में आयरन मास्टर की बेटी होती है एक एडला। अब एडला आती है तो ये कौन होती है, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। ये काइंड लेडी होती है, बहुत दरिया दिल इंसान होती है एडला। तो अब ये आयरन मास्टर बोलता है कि बेटी ऐसा है कि जो हमारे साथ एक कैप्टन थे, तो उनकी जिंदगी में इतना बुरा समय आ गया कि देखो बेचारे अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, अब क्रिसमस का टाइम है तो हम इनको अपने घर इन्वाइट कर लेते हैं, अगर आप कर सकती हो इसको इन्वाइट तो कर लो, मेरी तो बात मान नहीं रही है ये। तो अब क्या होता है, एडला क्या करती है, इनवाइट करते पैडलर को। अब पैडलर भी सोचता है चलो जब दोनों बाप बेटी इतना बोल रहे हैं, वैसे तो मैं इनको जानता नहीं, पर जब कह रही है बेचारी तो चली देता हूँ इनके घर में। ठीक है, पैडलर टू कम होम। पर लेकिन एडला सोचती है कि ये कहीं ना कहीं मेरे जो पिताजी है उनको कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, जो आयरन मास्टर है उनको धोखा हो रहा है। एडला सोचते है कि अगर ये कैप्टन होता तो कितनी बुरी हालत होती, लेकिन ये लग नहीं रहा कहीं से कैप्टन, न इसका शरीर ऐसा है, न इसका फेस ऐसा है, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल लंबे लंबे हैं। तो ये बोलती है अपने फादर से कि आपको कोई गलती हो रही है, ये मेरे को नहीं लग रहा कोई कैप्टन वैप्टन है। तो उसके बाद में इसका जो मतलब ये होता है, इसका पिताजी होता है एडला का, ये बोलता है कोई बात नहीं बेटी, सुबह हो जाने दो, जब इसकी शेप वेप बनाएंगे, कटिंग करेंगे तो पता लग जाएगा कि ये वही कैप्टन है। वो सोचता है भाई कैप्टन ही है ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, पैडलर वाज गिवन बाथ, हेयर कट एंड शेव। पैडलर को मतलब नहलाते धुलाते, कटिंग वटिंग करवाते, शेविंग उसकी करवा देते पैडलर की। फिर आयरन मास्टर को पता लगता है ये तो है ही नहीं कैप्टन, ये तो कोई और ही आदमी है जिसको मैं उठा के ले आया अपने घर में। ठीक है, लेकिन एडला उसको पैडलर को सेम ट्रीटमेंट देती है, मतलब काइंड ट्रीटमेंट उसके साथ करती है, क्योंकि उसको सिंपैथी होती है उसके साथ में कि चलो कोई बात नहीं, कैप्टन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आप क्रिसमस तक हमारे घर रुक सकते हो और क्रिसमस हम दोनों मतलब हम सारे परिवार एक साथ मनाएंगे। ठीक है, बट एडला गेव द पैडलर काइंड ट्रीटमेंट इन स्पाइट ऑफ नोइंग रियलिटी।
उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी वो उसको अपने घर में रहने की परमिशन दे देती है और अपने फादर से बोलते हैं कोई बात नहीं, ये कैप्टन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये रह सकता है क्रिसमस तक हमारे साथ में। शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन, वो उसको कैप्टन की तरह ही मतलब उसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं कि बिहेव करते हैं कि भाई आप कैप्टन हो, उसको खाना देते हैं टाइम से और उसको रहने के लिए अलग स्पेस देते हैं और अपने घर में रहने की परमिशन दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रिसमस का टाइम होता है, एडला और उसके फादर दोनों चर्च चले जाते हैं। ये घर ही रहता है पेडलर, इसको नहीं लेके जाते, तो दोनों चर्च चले गए। तो वहां जाकर इनको पता लगा कि कोई आदमी है वो क्रॉफ्टर के पैसे चुरा कर चला गया है, और वो भी मेरे से मतलब पता लगता है कि क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर रुपए मतलब 30 क्रोनर करेंसी जो है वो चुरा कर भाग गया है एक आदमी। अब इनको पता लग जाता है कि वो आदमी हमारे घर रुका है और आज तो हो गया काम, यानी कि ये दैट ही हैव टेकन ऑल देयर सिल्वर, तुम्हारे जितने घर में सोना चांदी है और जो भी पैसे वैसे रखे होंगे, जो क्रोनर्स रखे होंगे, वो तो लेकर भाग जाएगा। घर आते हैं बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन होता क्या है लास्ट में, होता ये है जो पेडलर है वो इसके एडला के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है और क्रिसमस का एक गिफ्ट छोड़कर जाता है। अब गिफ्ट क्या होगा पेडलर के पास, पेडलर के पास चूहेदानी रेड ट्रैप ही होता है गिफ्ट, तो उस पर वो रेड ट्रैप छोड़कर जाता है और उसके अंदर 30 क्रोनर जो वो होता है उसको छोड़कर जाता है और एक लेटर भी लिखता है। लेटर में क्या लिखता है, लेटर में लिखता है कि उसकी सच्चाई जानने के बावजूद भी एडला ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि उसे एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर कर दिया। तो अब पेडलर ये मतलब शो करता है कि अब वो बदल गया है और वो पैसे वैसे जो उसने लिए थे, क्रोनर जो उसने लिए थे छोड़कर और एक रेड ट्रैप और एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। इससे एडला बहुत खुश होती है कि मेरी वजह से देखो एक आदमी अच्छा बन गया है। तो वो लास्ट में क्या कहता है, देयरफॉर ही बिहेव्ड इन अ डिग्निफाइड मैनर, वो अच्छे से बिहेव करता है, डिग्निफाइड मैनर में बिहेव करता है और साइन करता है कैप्टन की तरह ही। ठीक है, जो पेडलर होता है चिट्ठी के लास्ट में ये बात बोल देता है कि अगर आपने कैप्टन की तरह मेरे साथ बिहेव किया है तो मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी कैप्टन की तरह ही आपके साथ बिहेव करूं। और वो नीचे पेडलर जो होता है कैप्टन की तरह ही साइन करता है और नाम लिख देता है कैप्टन वॉन स्टेन। तो ये इस स्टोरी का जो मेन थीम है, मैंने पहले बताया था आपको कि यही बताया गया है कि ह्यूमन नेचर को बताता है। हर किसी इंसान के अंदर अच्छाई होती है, अगर उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए तो उसके अंदर की अच्छाई को रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये स्टोरी थी। तो अब चलते अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है इंडिगो, इसके जो वो है लुइस फिशर ने इसको बताया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 1947 से पहले जब इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था, भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उस टाइम की बात है। लुइस फिशर ने बताया महात्मा गांधी के मतलब एक छोटा सा किस्सा लिया है। तो मेन थीम है इस चैप्टर का वो यही बताया गया है, इट emphasizes the fact that effective leadership can solve any kind of problem without any harm। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई लीडर अच्छा है और अच्छी लीडरशिप के द्वारा हम किसी भी चीज़ को, किसी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी को हार्म पहुंचाए हुए। तो इसमें यही मतलब जीवन की घटना बताई गई है महात्मा गांधी के रिलेटेड कि एक फार्मर होता है राजकुमार शुक्ला, वो बताता है कि हमारे यहाँ पर यानी चंपारण में कैसी स्थिति होती है फार्मर्स की और उनके साथ किस किस तरह का अत्याचार किया जाता है। और वो गांधी जी से आशा करता है और उम्मीद करता है कि आप वहाँ पर आए चंपारण में और जो भी प्रॉब्लम्स है किसानों की उससे रिलेटेड जो भी कदम उठाए जा सके उन्हें उठाइए और उन्हें सॉल्व करिए। तो और जो मेन थीम था वो मैंने बता ही दिया है आपको कि जो लुइस फिशर है वो बताना चाहते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप है अगर किसी के अंदर तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। चैप्टर शोज द वे महात्मा गांधी सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण इन अ नॉन वायलेंट वे। चैप्टर में यही बताया गया कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण के जो किसान हैं जो अपनी मतलब खेती में से कुछ हिस्सा वो अंग्रेजों को देना होता था तो उसको देते हैं किसान। तो लेकिन ये बताता है कि महात्मा गांधी ने उनकी प्रॉब्लम को अहिंसा से सुधार दिया, यानी बिना लड़ाई झगड़े किए उनकी प्रॉब्लम को बहुत हद तक सुधार दिया था। अब स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है। चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया कि 1916 में राजकुमार शुक्ला नाम का एक फार्मर होता है, वो गांधी जी से मिलता है और वो बोलता है कि आप चंपारण में आए और जो प्रॉब्लम्स है किसानों की उससे रिलेटेड कोई कदम उठाए।
तो गांधी जी मतलब वो 3-4 बार गांधी जी को मिलता है। तो उसके बाद में गांधी जी बोलते ठीक है मैं आऊँगा आपके यहाँ पे और देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। जब गांधी जी जा रहे होते कैलकाटा से चंपारण, तो वो डिसाइड करते हैं कि इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं जो लॉयर है, वो पटना में रहते हैं, उनसे मिलते हुए जाते हैं। और उसके बाद प्रोफेसर JB कृपलानी उनसे मुजफ्फरपुर में मिलते हैं। ठीक है, तो उनसे मिलते हुए जाते हैं गांधी जी। उसके बाद में क्या होता है, जो शेयर क्रॉपर्स है उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, अब हम वो देखते हैं। जो शेयर क्रॉपर्स है उनकी प्रॉब्लम क्या है कि जो एक बहुत बड़ी लैंड थी जिस पर खेती होती थी, तो एरियाज वर डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। तो जो एरियाज होते थे बड़े बड़े, उन पर इंग्लिशमैन यानी जो अंग्रेज थे उनका शासन था, उन्होंने उन पर कब्जा किया हुआ था। जो खेती की ज़मीन थी वर्कड बाय पीजेंट, उन पर जो फार्मर थे, छोटे गरीब किसान थे, वो काम करते थे उन ज़मीनों पर। अब जो लैंडलॉर्ड थे वो फोर्स करते थे उन जो किसानों को कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर 15% इंडिगो यानी कि 15% नील की खेती करेंगे। ठीक है, तो नील की खेती करेंगे और उसको सरेंडर इट एज रेंट, और उसको आप दे दोगे अपने रेंट के रूप में। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। अंग्रेज जो थे उनका अधिकार था जभी ज़मीनों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद में वो बोलते थे गरीब किसानों को कि जो आपकी ज़मीन है इस पर 15% इंडिगो यानी कि नील की खेती होगी और उस 15% को आप हमें दे दोगे। ठीक है, एज अ रेंट। इंडिगो जो थी, तो इंडिगो क्या थी, इंडिगो कमर्शियल क्रॉप थी, यानी एक ऐसी क्रॉप खेती थी जिस पर पैसा बहुत ज़्यादा मिलता था। तो इसलिए जो लैंडलॉर्ड थे वो किसानों से कहते थे कि आप 15% हिस्से पर इंडिगो यानी नील की खेती करोगे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब इंडिगो की सिंथेटिक खेती यानी कि कृत्रिम रूप से, मैन मेड रूप से जब वो बनाई जाने लगी, नील बनाने जाने लगे, तो फिर जो नेचुरल तरीका था इसको छोड़ दिया। अब इन्होंने एक नई चीज़ लाए सामने, जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बोला कि अगर आपको इस 15% के किस्से से बचना है तो आप क्या करोगे, आप हमें एक कंपनसेशन दोगे। ठीक है, कुछ पैसे दोगे जिससे फिर हम आपको इस 15% के हिस्से से हटा देंगे और आप अपने 100% पर जो आप बोना चाहते हो वो बो सकते हो। अब एक किसानों के लिए बहुत बड़ी एक और नई प्रॉब्लम आएगी कि पहले तो बोलते थे कि 15% चलो इंडिगो उसमें नील की खेती कर लो और उसके बाद में उसे हमें दे दो। अब बोल रहे हैं कि जो 15% का जो तुमने एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में, उसको अगर ख़त्म करना चाहते हो तो हमें कुछ पैसे दे दो। तो अब ये बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ के जो पीजेंट्स थे उनके सामने, इसलिए वो चाहते थे गांधी जी उसको सॉल्व करें। अब गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कलेक्टेड ऑल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, उन्होंने उससे रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। While going to investigate the maltreatment of a peasant in a village near Motihari, Gandhiji was ऑर्डर टू रिटर्न मिडवे। अच्छा, क्या होता है जब गांधी जी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते तो मोतिहारी के पास में वो जा रहे होते, तो वहाँ पर उनको रास्ते में ही ब्रिटिशर्स के जो होते हैं उनसे रोक दिया जाता है कि आप आगे नहीं जाओगे, ऐसा गांधी जी को बोला जाता है। और गांधी जी को समन्स दिए जाते हैं, यानी कि उनको बोला जाता है कि कल सुबह आपको कोर्ट में पेश होना होगा। तो गांधी जी पूरी तैयारी कर लेते हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में जाते हैं। अब जब कोर्ट में जाते हैं तो उस दिन क्या होता है, उस दिन सबको पता लग जाता है कि गांधी जी जो हमें बचाने के लिए आए थे, गरीब किसानों को रक्षा के लिए एक मसीहा आया है और उसको कोर्ट में पेश होने के लिए बोल दिया है। तो अब पीजेंट्स केम इन ह्यूज नंबर्स आउटसाइड द कोर्ट के बाहर बहुत लाखों की संख्या में भीड़ जमा हो जाती है। इतनी भीड़ शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी ब्रिटिशर्स ने, तो इतनी भीड़ को देखकर जो वो होते तो वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है, जो क्राउड होता है। तो अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप फ्री ऐसे जा सकते हो। तो वो जो केस है वो वहीं रुक जाता है और उसके बाद गांधी जी को आगे जाने के लिए इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड एंड सो अलाउड गांधी टू मूव फ्रीली। लॉयर्स इंक्लूडिंग राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजोहर हक अराइव्ड इन चंपारण टू सपोर्ट गांधी। गांधी जी की सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जो ये वकील होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ये आ जाते हैं कि हम सब गांधी जी के साथ हैं। But Gandhi received written communication that Lieutenant Governor had dropped case. This was beginning of civil disobedience in India.
लेकिन जब ये सब आ जाते हैं कि अगर गांधी जी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे और गांधी जी सबकी मदद कर रहे हैं तो हम भी गांधी जी के साथ है। लेकिन होता क्या है, जो वहाँ का LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वो केस को वहीं रफा दफा कर देता है और उसके बाद में गांधी जी की और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में मीटिंग होती है। गांधी जी चाहते हैं कि इनको जो किसान है इनको ही पैसा दिया जाए वापस सरकार के द्वारा। पहले क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि आप 15% अगर चाहते हो कि आपके हिस्से में से हट जाए तो आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे दोगे, लैंडलॉर्ड को पैसे दोगे। लेकिन उल्टा गांधी जी वहां पर आकर केस जीत जाते हैं और जो LG होते हैं उनसे बोलते हैं कि आप ही इनको किसानों का पैसा वापस करोगे जितना इन्होंने अभी तक। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग रखते हैं। तो 4 बार मीटिंग होती है। फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि 25% जो मनी है वो ऑफर किया जाएगा फार्मर्स को एज अ रिफंड, यानी 25% पैसा उनको दे दिया जाएगा। जितना उन्होंने मांग की थी तो 25% पैसा वापस कर दिया जाएगा किसानों का। तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। जहाँ एक बार किसानों के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था तो वहीं पर गांधी जी ने किसानों को एक मतलब नई राह दिखाई और उनको जीत दिलाई बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी वहाँ पर इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ध्यान रखते हुए, एजुकेशन का ध्यान रखते हुए बहुत नए नए मतलब चीज़ों को वहाँ पर करते हैं। गांधी ओपन स्कूल्स एंड टॉट क्लीनलीनेस एंड सैनिटाइजेशन। वहाँ पर स्कूल्स खुलवाते हैं और उसके बाद में क्लीनलीनेस की और सैनिटाइजेशन की उनको पूरी जानकारी देते हैं। वॉलंटियर केम टू इम्प्रूव स्टेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। वहाँ पर उनकी जो हेल्थ की कंडीशन होती है उनको सुधारने के लिए नए नए कदम उठाए जाते हैं। डॉक्टर्स आते, वॉलंटियर्स आते हैं, जिससे वहाँ के लोगों की, बच्चों की और सबकी हेल्थ कंडीशन को सुधारा जाए और एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए। तो ये बहुत सारे जो वो काम किए गए थे गांधी जी के द्वारा किए गए थे और उनकी जो इकोनॉमिक है मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा था, कल्चरल कंडीशन को सुधारा था, एजुकेशन सिस्टम को सुधारा था। तो ये सभी काम गांधी जी ने किए थे। तो ऐसा बोला जा सकता है कि जो चंपारण बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर बोला जाए कि गांधी जी की पहली जीत जो भारत में हुई थी तो चंपारण में हुई थी। और ये सारी स्टोरी है, ये इसका थीम है स्टोरी का। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसको। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो स्टोरी है शुड विजार्ड हिट मॉमी, यानी इसमें पूछा गया है, जो चैप्टर का नाम है वो ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है कि क्या विजार्ड को मम्मी पर हाथ उठाना चाहिए था। तो ये इस क्वेश्चन से स्टार्ट होती है ये चैप्टर। तो इसका जो मेन थीम है वो क्या है कि कई बार जो मॉरल इश्यूज होते हैं वो चाइल्ड उनको समझ नहीं पाते कि क्या उनके मॉरल इश्यूज है, क्या मॉरलिटी होती है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो बच्चों को इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। उनके लिए वही सच होता है, वही जो अच्छा है उनके लिए वही सच है, जो अच्छा नहीं है वो सच नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बच्चे मानते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। तो moral issues that clash with childish innocence. Story highlights that children also have their views and attitudes. जो स्टोरी है ये बताती है कि जो बच्चे होते हैं उनकी खुद का व्यू होता है, खुद का नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने का, कोई स्टोरी है उसको देखने का। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड दैट वन मस्ट एक्सेप्ट वंस आइडेंटिटी। तो इसमें ये बताया गया है कि चिल्ड्रन को ये बात समझनी चाहिए कि अगर किसी की जो आइडेंटिटी है उसको वही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जो उसकी रियलिटी है वो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ज़्यादा झूठी दुनिया में नहीं जीना चाहिए। जैसे स्टोरी में बताया गया, अभी आप समझ जाओगे। जो स्टोरी की वो है वो क्या है कि जो जैक नाम का एक आदमी रहता है, उसकी एक 4 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है जो। तो जैक है वो स्टोरी सुनाता है जो को। तो जो स्टोरीज रहती है, जैक को भी ज़्यादा स्टोरी पता नहीं रहती, इमेजिनेटिव पावर नहीं रहती इसकी ज़्यादा। लेकिन जो ये स्टोरीज बताता है तो वो हर कोई स्टोरी जो रहती है पिछली स्टोरी की कुछ ना कुछ एक जैसी रहती है, सेम वेरिएशन की रहती है, लेकिन उसके जो टेल है वो सेम रहती है, स्टोरी सेम रहती है। एवरी स्टोरी इज वेरिएशन ऑफ सेम टेल। इसमें क्या रहता है, जो जितनी स्टोरी सुनाता है तो ये किस पर बेस्ड होती है। रोजर नाम का एक एनिमल रहता है, उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते और वो भाई साउल से बोलता है कि अब मेरी प्रॉब्लम को आप ही सुधार सकते हो। जो ये आउल है इसको डायरेक्ट करता है एक विजार्ड की तरफ। ये विजार्ड क्या करता है, एक चमत्कार करता है। विजार्ड हु वुड डू मैजिक एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स।
और ये इसकी प्रॉब्लम्स यानी रोजर नाम का जो एनिमल रहता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और फिर ये पैसे मांगता है रोजर से। अब रोजर के पास पैसे की कमी रहती है तो ये बोलता है कि जो विजार्ड रहता है ये कहता है रोजर से कि तुम उस वाले कुएं के पास जाओ, वहां से तुम पानी लाके मतलब वहां से पैसे लाकर मुझे दे दो। तो ये इसको डायरेक्शन बताता है पैसे लाने की, फिर ये इसको पैसे दे देता है। फिर जब ये रोजर नाम का एनिमल है ये वापस आता है उसको पैसे देकर और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाकर फिर ये बच्चों के साथ खेलने लगता है और अपने घर पे आता है वापस और अपने पेरेंट्स के साथ खाना वाना खाता है, डिनर करता है और रात को सो जाता है। तो हैप्पी एंडिंग रहती है हर स्टोरी की। जो जैक जो को स्टोरी सुनाता है, जितनी भी स्टोरी सुनाता है उन सब में हैप्पी एंडिंग्स रहती है। ठीक है कि रोजर नाम का जो एनिमल है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और फिर वो अपने घर चला जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जो स्टोरी सुना रहा होता है जैक जो को, ठीक है, तो अब जैक अब जो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है क्योंकि पिछले 2 सालों से उसको कहानी सुना रहा है, सेम कहानी सुना रहा है। तो ये क्या होता है धीरे धीरे बड़ी होती है तो रोजर स्कंक्स स्टोरी, अब ये क्या करता है जो स्टोरी सुनाता है ना उस दिन जैक, वो रोजर स्कंक नाम के उसकी सुनाता है जो एनिमल है। अब वो उसकी क्या प्रॉब्लम रहती है, उसके अंदर से बहुत सारी बदबू आती है। जो रोजर स्कंक नाम का एनिमल है उसमें से बहुत सारी बदबू आती है। कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता, यानी कोई भी एनिमल उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता। और ऑल फ्रेंड्स टीज हिम सेइंग स्टिंकी स्कंक, जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं उस स्कंक के वो सब उसको चिढ़ाते रहते हैं कि तेरे में से बदबू आती है, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। उसके बाद में क्या रहता है, ही गेट्स स्मेल। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या रहता है, सेम स्टोरी यहाँ से चालू हो जाती है कि रोजर एनिमल रहता है, रोजर स्कंक रहता है, उसमें से बदबू आती है, फिर उसके साथ कोई भी फ्रेंड खेलना पसंद नहीं करता। फिर वो वाइस आउल के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। जो आउल रहता है वो उसको कह देता है कि भाई तुम विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जब वो विजार्ड के पास जाता है तो विजार्ड उसके अंदर रोजेस की यानी गुलाब के फूलों की खुशबू भर देता है। तो अब तो ये रोजर स्कंक बहुत खुश हो जाता है कि अब मेरे अंदर गुलाब की खुशबू आने लगी है। फिर ये पैसे मांगता है तो इसके पास पैसे नहीं होते, फिर इसको वापस भेज देता है कि उस वेल के पास जाओ मुझे पैसे ला के दो। फिर ये पैसे वैसे इसको दे देता है। फिर क्या होता है, रोजर स्कंक में से जब वो खुशबू आने लगती है गुलाब के फूलों की, फिर इसको ये खेलने लगता है अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या होता है, बट व्हेन स्कंक रीचेज होम, जब ये अपने घर जाता है रोजर स्कंक, तो इसकी मम्मी देखती है आज तो गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। इसकी मम्मी को वो खुशबू पसंद नहीं आती क्योंकि उनकी जो फैमिली रहती है, ये जो उनकी जितनी स्पीसीज रहती है सब में से वो बदबू आती है। अब वो सोचती है अजीब सी महक कहाँ से आ रही, देखते गुलाब की फूलों की खुशबू तो इसके अंदर से आती है। ये इसको वापस लेके जाती है उस विजार्ड के पास। जो इसकी रोजर स्कंक की मम्मी होती है वो स्कंक को लेकर के विजार्ड के पास जाती है कि तूने इसके अंदर ये वाली खुशबू भर दी है। तो इसके सिर पर एक मार देती है विजार्ड के कि अब इसकी खुशबू पहले जैसे, मतलब जो इसकी खुशबू तूने भरी है इसको हटा दो और पहले जैसी जो बदबू आ रही थी वही बदबू रहने दो इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, ऑर्डर्स टू रीस्टोर स्कंक्स अर्लियर स्मेल, जो इसकी पहले वाली स्मेल है बदबू वही रहने दो, इसके अंदर नई गुलाब के फूलों की खुशबू मत करो। अब जो क्या रहती है वो इसको पसंद नहीं करती कि रोजर की मम्मी ने ऐसा क्यों किया। अगर रोजर की मम्मी ऐसा कर देगी तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं खेलेंगे फिर, और उसके गुलाब की मतलब फूलों की खुशबू हट जाएगी तो जितने भी दोस्त हैं वो उसके साथ खेलेंगे नहीं, और मतलब ये बच्ची रहती है तो इसको ये सब चीज़ पसंद नहीं आती। जो डजंट लाइक दिस एंड शी इज एंग्री एट रोजर्स मदर, तो ये उसकी मम्मी के जो बिहेवियर है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खुद मतलब खुंदक दिखा दी कि हाँ ये तो बहुत बेकार किया इसकी मम्मी ने। शी वांट्स द विजार्ड टू हिट रोजर्स मम्मी, अब ये चाहती है कि विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए था, लेकिन इस पर इसके पापा नाराज हो जाते हैं। जो के पापा जो रहते हैं जैक, वो कहते हैं ऐसा नहीं है बेटा, जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, झूठी दुनिया में नहीं जीना चाहिए। ये स्टोरी में बताया गया है। बट फादर डिसएग्रीज एंड डिफेंड्स स्कंक्स मदर सेइंग मदर्स आर ऑलवेज राइट। जो जैक होता है ये जो को इस स्टोरी के द्वारा ये समझाना चाहता है कि माँ बाप बच्चों के लिए सही फैसले लेते हैं, और जो इसकी मम्मी ने फैसला लिया है रोजर स्कंक ने वो इसके लिए फैसला सही है।
है। अब जो दोनों रहते हैं, जो और जैक, जो इसकी डॉटर है, जैक फादर है, ठीक है। अब दोनों के जो मतलब ख्याल है उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। जो है उसके लिए पीयर एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोस्तों के साथ रहना बहुत ज्यादा पसंद है उसको, तो इसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये मानती है कि इसके अंदर से, रॉजर स्कंक के अंदर से गुलाब के फूलों की खुशबू आनी चाहिए जब भी दोस्त इसके साथ खेलेंगे, ठीक है। लेकिन जैक मानता है कि वांटेड हिज डॉटर टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट मदर्स कैन नेवर बी रॉन्ग। ये सोचता है कि जो है उसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो मम्मियाँ होती है और या जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो ये बात इसको समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए विजार्ड को मम्मी को हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मम्मी ने रॉजर स्कंक की भलाई के लिए ही ऐसा किया था। नहीं तो अगर रॉजर स्कंक में से गुलाब के फूलों की खुशबू आती तो उसकी जो रियल आइडेंटिटी है वो छुप जाती, ठीक है। जो सोचती है कि एप्रिसिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्ची होती है उसको पता नहीं रहता, वो सोचते हैं कि एप्रिसिएशन जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, तारीफें इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैक बोलता है कि आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट होती है, रियलिटी इम्पोर्टेंट होती है। तो जो एक क्वेश्चन मार्क था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो ये वाला जो जैक है ये बताता है कि विजार्ड को मम्मी को हिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की भलाई के लिए ही सोचते हैं। तो यही स्टोरी में समझाया गया है। इससे आपसे मॉरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स जो ये स्टोरी है ये ऑन द फेस ऑफ इट, ये बेसिकली एक प्ले है जो बताता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसको हैंडीकैप्ड बोलते हैं या फिर जिनको हम स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है कि समाज की मुख्य धारा से उन्हें किस तरह से उनके अंदर अलगाव की भावना पैदा हो जाती है। दिस प्ले शोज द फियर्स ऑफ हैंडीकैप्ड, स्पेशली एबल्ड और पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑफ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम सोसाइटी। समाज की मुख्य धारा से अलग होने की भावना उनके अंदर पैदा हो जाती है। तो इस स्टोरी में या इस प्ले में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, एक मिस्टर लैम और एक डैरी। तो जो डैरी होता है वो एक स्मॉल बॉय होता है जिसकी मतलब एज होती है 14 ईयर्स की, और जो मिस्टर लैम होते हैं उनके वो एक मतलब वृद्ध आदमी होते हैं, एक ओल्ड मैन होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसका जो एक मतलब जो डैरी होता है उसका वन साइड ऑफ फेस वो जला हुआ रहता है और उसके ऊपर एसिड गिर जाता है, जिसकी वजह से एक साइड उसकी जली हुई रहती है। और जो मिस्टर लैम होते हैं उनका बॉम्ब एक्सप्लोजन में एक पैर उनका मतलब कटा हुआ रहता है, तो उनका टिन का पैर होता है, लेग जो रहता है वो टिन का रहता है। तो इसमें बताएगा गॉट वन साइड ऑफ हिज फेस बर्न ड्यू टू एसिड एंड मिस्टर लैम लॉस्ट हिज लेग इन अ बॉम्ब एक्सप्लोजन ड्यूरिंग वॉर। अब डैरी क्या है, इसका नेगेटिव एटीट्यूड है लाइफ के मतलब जो नज़रिया है इसका ज़िंदगी के प्रति, वो नेगेटिव एटीट्यूड अपनाया हुआ है डैरी ने, क्योंकि एक छोटा बच्चा है। और मिस्टर लैम जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी व्यक्ति है, उन्होंने पॉजिटिव वे अपना रखा है ज़िंदगी को देखते हैं, जो उनका ज़िंदगी जीने का नज़रिया है वो पॉजिटिव है। ऐसे स्टोरी में आप पढ़ोगे कि जो मिस्टर लैम है वो अपने घर की खिड़कियों को और दरवाज़ों को खुले रखते हैं, क्योंकि वो हर किसी को अंदर आने की आज्ञा दे देते हैं, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा हो, तो हर किसी को अंदर आने की आज्ञा देते हैं। उनका एक बहुत बड़ा लॉन यानी पार्क होता है जिसमें वो बहुत सारे फ्रूट्स को मतलब उगाते हैं, जिससे कि बच्चे आए उन फ्रूट्स को खाएं, तो वो कभी किसी बच्चे को मना नहीं करते। एक दिन क्या होता है, डैरी मिस्टर लैम के लॉन में चला जाता है और वहाँ पर अकेला बैठा होता है। मिस्टर लैम पीछे से आते हैं, वो देखते हैं बच्चा अकेला सोच रहा है, बैठा हुआ है, तो वो जो एक स्टूल होता है उसके साइड में जाकर बैठ जाते हैं। दोनों के बीच में बातें होती है, तो मिस्टर लैम डैरी से बोलते हैं कि तुम घबराओ मत, जो तुम्हारे अंदर बात है अब मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अब डैरी बोलता है कि मैं क्यों घबराऊंगा, दुनिया मेरे से ही दूर भागने की कोशिश करती है, क्योंकि मेरा जो फेस का एक साइड है वो जली हुई है। तो ये अपने मतलब दोनों में बात होती है। तो मिस्टर लैम कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब खुद के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, गलत फील नहीं होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं फील होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सारी बॉडी है वो वर्किंग है, खाली एक शरीर का मतलब फेस का एक पार्ट ही थोड़ा ख़राब है, नहीं तो बाकी सारी बॉडी आपकी सही वर्किंग है। तो आपको ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और नेगेटिव एटीट्यूड छोड़कर पॉजिटिव तरह से जीना चाहिए। और जो इंसान की इनर ब्यूटी होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आउटर ब्यूटी से ज़्यादा।
लेकिन डैरी बोलता है कि ऐसा नहीं है, जो उसकी मदर है डैरी की, वो भी उसको दूसरी फेस की साइड ही किस करती है, और जो और भी मतलब होते बच्चे होते वो उसको देख करके या तो उससे बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि या उसके ऊपर दया खाते हैं। तो इस डैरी को ये सब चीज़ पसंद नहीं रहती, लेकिन दोनों के आपस में बातें होती रहती हैं। तो डैरी मिस्टर लैम्ब का दोस्त बन जाता है। तो डैरी बोलता है कि मुझे भी इतने बड़ा लॉन चाहिए और एक बहुत बड़ा घर चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब डैरी से बोलते हैं कि आप इसी घर में आके रह सकते हो, और ये लॉन है जो आप अपना समझ सकते हो, और ये घर आप अपना समझ सकते हो। मैं कभी भी अपने घर के गेट और खिड़कियाँ बंद नहीं करता। तो डैरी बोलता है कि पहले मैं अपनी माँ से एक बार मिल कर आऊँगा, उसके बाद ही यहाँ पर रह सकता हूँ। तो डैरी अपने घर जाता है, अपनी मम्मी से बताता है कि आज मुझे मिस्टर लैम्ब के यहाँ पर मैं गया था। तो इसकी मम्मी मना करती है कि अब तुम दोबारा उधर मत जाना, वो बहुत मतलब अच्छे आदमी नहीं है। लेकिन डैरी बात नहीं मानता और वो वापस जाने की सोच ही रहा होता है। तो उसी टाइम पे क्या होता है, मिस्टर लैम्ब अपने ही लॉन के पेड़ पर लगा रहता है एक सेब। तो उसको उतारने के लिए एक जीने पर चढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक उनका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो मिस्टर लैम्ब की डेथ हो जाती है। तो अचानक जब वो थोड़ी देर बाद डैरी उनसे मिलने आता है तो देखता है कि मिस्टर लैम्ब अब नहीं रहे। तो अब उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका आज तक सिर्फ एक ही दोस्त था, मिस्टर लैम्ब, और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो डैरी इस बात से बहुत दुखी होता है। लेकिन जो उसका लाइफ जीने का नज़रिया होता है, ज़िंदगी जीने का जो एटीट्यूड है उसके अंदर, वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो नेगेटिव नज़रिए को छोड़कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाता है, और मिस्टर लैम्ब जैसा उसको समझाते हैं वैसा ही वो ज़िंदगी को फॉलो करने लगता है। वो बहुत सारी चीज़ें को ऐसी समझाते हैं कि तुम जो नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखो, उनके जैसा, जैसे बटरफ्लाई को देख सकते हो, सन देख सकते हो, एप्पल्स देख सकते हो, गार्डन को देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को तुम महसूस कर सकते हो। तो मिस्टर लैम्ब वैसे ही समझाते हैं डैरी को। मिस्टर लैम्ब एनकरेजेस डैरी टू लुक एट एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। मिस्टर लैम्ब डैरी लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड बट ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। लास्ट में यही होता है कि मिस्टर लैम्ब गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, बट जो डैरी होता है उसका ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाता है, वो अब स्ट्रांग हो गया है और पॉजिटिव हो गया है। तो ये थी हमारी स्टोरी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। तो फ्रेंड्स, आपका जो चैप्टर है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, तो ये विस्तास का चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक स्टोरी है। जो इवांस नाम का एक प्रिजनर रहता है, यानी कि वो एक कैदी रहता है, उसकी स्टोरी बताई गई है इसमें कि वो किस तरह से गवर्नर को और जो जेलर रहते हैं उनको बेवकूफ़ बनाता है। इसमें बताया गया है जो इवान नाम का जो व्यक्ति रहता है वो एक कैदी रहता है जेल के अंदर। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग में बहुत परफेक्ट रहता है। वो पिछले 3-4 बार से वो भाग रहा होता है जेल से लगातार, सरकार उससे तंग आ जाती है। और इस स्टोरी में बताया गया है कि वो कैसे एक और बार सबको बेवकूफ़ बना के एक बहुत अच्छी प्लानिंग करके जेल से भाग जाता है। ठीक है, तो इसका मेन थीम क्या है जो इसके बारे में बताया गया है कि एक्सपर्ट इन एस्केपिंग फ्रॉम प्रिजन। ठीक है, जो इवांस होता है वो एस्केप यानी बच जाता है, जेल से भाग जाता है बार बार। विद हिज विट प्रूव्स दैट थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम टू बी। इवांस अपनी बुद्धि के बल पर यह दिखाने में सफल हो पाता है कि चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। कई बार वो जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, अपोजिट भी हो जाता है। तो वो ऐसा दिखा देता है, शो कर देता है सभी को। ठीक है, तो इसकी जो समरी है वो क्या है, बात शुरू होती है ऑक्सफोर्ड की जेल से। जब ऑक्सफोर्ड की जेल में एक गवर्नर होता है तो वो कांटेक्ट करता है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन को कि एक हमारे यहाँ पर कैदी है, वो पेपर देना चाहता है। ठीक है, कौन सा पेपर देना चाहता है? पेपर देना चाहता है वो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन। ठीक है, इवान नाम का एक कैदी है, वो पेपर देना चाहता है। वो पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी भी कर रहा है। उसके लिए एक ट्यूशन वाला आता है जो उसको जेल के अंदर पूरी तरह से पढ़ाई करवा के जाता है, और उसकी तैयारी हो गई है कंप्लीट और वो अपना पेपर देना चाहता है। तो जो ये एग्जामिनेशन वाले होते हैं बोलते हैं ठीक है हम उसकी टाइमिंग बता देंगे कल की, तो आप उसको यहाँ से लेकर आ जाना और यहाँ उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन इनको पता रहता है कि ये बहुत शातिर दिमाग का रहता है, तो ये उनसे बोलते हैं कि ये पेपर देने कहीं नहीं जाएगा। इसका पेपर जो होगा वो उसके जो सेल है, सेल यानी जो इसका जहाँ पर इसको रखा गया है इवांस को, जो इसका कमरा होता है उसी के अंदर इसका पेपर होगा। ठीक है, ऑन 8 जून जेल ऑफिसर्स मिस्टर जैक्सन एंड स्टीफन्स। जो जैक्सन और स्टीफन होते हैं ये जेल के मतलब ऑफिसर रहते हैं।
ठीक है। ये और जितने भी इनके प्रिकॉशनरी स्टेप्स है वो ये ले चुके होते हैं, यानी ये पहले उसके कमरे में जाते हैं, जैसे इसको पेपर कल होने वाला होता है तो आज ये जाते हैं और उसको उसके कमरे में से जो जितनी भी पैनी चीज़ें यानी नुकीली चीज़ें होती है, जैसे कि रेजर्स है, ठीक है, नेल सीजर्स है, नेल फाइल है, ये सभी उठा कर ले आते जिससे वो किसी भी तरह की चालाकी ना कर सके। फिर ये उसके मतलब कुछ और भी जो उसका सामान रहता है उसको भी ले जाने की कोशिश करते हैं। तो उस दिन जब एग्ज़ाम से पहले वो तैयार होता है और जैसे अपनी शेविंग करा लेता है, कटिंग करा लेता है और नेल्स वेल्स कट कर लेता है, तो ये कहते हैं जो आपके सिर के ऊपर ये हैट है ना, आप इसको भी दे दो। तो इवान मना करता है, कहता है कि ये जो हैट है, ये जो मेरी टोपी है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है और मैं इसको नहीं दूंगा, मैं इसको ही पहन के पेपर करूँगा। तो फिर ये बोलते हैं जो जेल के अधिकारी रहते हैं, कहते चलो कोई बात नहीं, इससे क्या है, कुछ कर थोड़ी लेगा, बाकी तो सामान हमने ले लिया है। उसके बाद क्या होता है 8:45 पर मैक्लेरी जो प्रिजन में आ जाता है और उसके पास एक छोटा सामान रहता है, उसका एक ब्रीफ केस रहता है, तो वो उसको लेकर उसकी सेल में जा रहा होता है इवान की में। तो तभी उसकी थोड़ी तलाशी ली जाती है, तो देखा जाता है जो उसका ब्रीफ केस होता है उसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर रहता है, एक येलो कलर की शीट रहती है और एक ट्यूब रहती है और एक बाइबल रहती है, ठीक है। तो उसके बाद में उसको इवान की सेल में भेज दिया जाता है। एग्ज़ाम 9:15 बजे स्टार्ट होने वाला होता है, 9:15 पर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। जो ये दोनों सिपाही है जैक्सन और स्टीफन, ये भी तैयार रहते हैं उसकी सेल के बाहर और बार बार उस पर नज़र बनाए रखते हैं। तो इसकी सेल के अंदर बस एक इवान रहता है और एक मैक्लेरी रहता है और ये दोनों मतलब उसकी सेल जो रहती है उसके बाहर रहते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं इस पेपर ख़त्म होने का। 9:40 पर गवर्नर के पास एक कॉल आती है एग्जामिनेशन उसे सेंटर से कि आप मतलब जो एक करेक्शन फॉर्म है, करेक्शन स्लिप है, वो वहीं रह गई है, वहीं छूट गई है। और करेक्शन स्लिप मतलब कुछ करेक्शन करनी होगी क्वेश्चन पेपर में, तो करेक्शन स्लिप पे जो मतलब स्पेलिंग थी, एक लिखी थी गोल्डन लायन, ठीक है, ये स्पेलिंग लिखी थी गोल्डन लायन। उसके बाद क्या होता है 10:50 पर इवान्स रिक्वेस्ट करता है, जो ये दोनों अधिकारी रहते हैं जेल के जेलर रहते हैं, कहता है कि मुझे ठंड लग रही है और मुझे एक ब्लैंकेट चाहिए क्योंकि ठंड से बचने के लिए थोड़ा सामान चाहिए। तो वो दोनों कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ब्लैंकेट दे देते। तो वो क्या करते हैं कि ब्लैंकेट इसको प्रोवाइड करा देते हैं। 11:25 पर एग्ज़ाम हो जाता है ओवर, 11:25 पर एग्ज़ाम हो जाता है ख़त्म। उसके बाद में क्या होता है स्टीफन है लास्ट लुक ऑन इवान सेल। उसके बाद में मैक्लेरी को जेल से बाहर लेकर आते हैं और फिर उसको बाहर तक छोड़ के आते हैं क्योंकि एग्ज़ाम हो गया ख़त्म। उसके बाद में वो सोचता है, जो ये रहता है स्टीफन होता है जो इसका ऑफिसर रहता है जेल का, ये सोचता है चलो एक और बार देख लेता हूँ इवान की सेल में कि हो कह रहा है, कहीं कोई चालाकी तो नहीं कर ले। तो वापस आकर देखता है कि एक आदमी कुर्सी के ऊपर लेटा हुआ है और उसके सारे चेहरे पर खून ही खून है। तो इसको देखकर बहुत हैरानी होती है कि ये कौन है। तो फिर ये देखता है कि ये तो मैक्लेरी सा लग रहा है। उसके बाद में स्टीफन देखकर चौंक जाता है कि मैन लाइक ऑन इवान्स चेयर इट वाज मैक्लेरी। तो वो कहते हैं ये तो मैक्लेरी है और जिसको मैं छोड़ के आया हूँ वो भी मैक्लेरी है। तो होता क्या है मैक्लेरी इंस्ट्रक्ट अब ये बोलता है कि जो मैक्लेरी होता है जो ईवान की चेयर पर ही लेटा रहता है, मैक्लेरी इंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे पता है कि ईवान कहाँ गया होगा, मेरी गलती है कि मैं शोर नहीं मचा सका और उसने मेरे को इतना मारा और वो अब ईवान चला गया बाहर और देखो मेरी ये हालत कर दी है। तो कह रहा मुझे पता है कि ईवान कहाँ गया होगा अभी। तो वो उनको कोई एड्रेस बताता है, गवर्नर आ जाता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, पहले मैक्लेरी को आप हॉस्पिटल छोड़ के आओ जो जेल के ऑफिसर्स है और रास्ते में से फिर जहाँ ये बता रहे हैं वहाँ पर आप इवान का पीछा करते हुए उसको पकड़ के लेकर आना। तो ये इनको रास्ता बता देता है। उसके बाद में पता लगता है कि इसका फ़ोन आता है जेल ऑफिसर्स का कि गवर्नर के पास कि ईवान तो हमें मिला नहीं, लेकिन हमने रास्ते में मैक्लेरी को छोड़ दिया हॉस्पिटल के पास, उस हॉस्पिटल का ही नाम बता दे। अब हॉस्पिटल में ये फ़ोन करता है गवर्नर की क्या मैक्लेरी नाम का कोई आदमी आया। तो फिर पता लगता है कि मैक्लेरी नाम का आदमी तो कोई आया ही नहीं है हॉस्पिटल में। तो टीम आकर पता लगाती है कि असलियत में हो क्या रहा है। तो फिर जब पता लगता है कि जो ये गोल्डन लायन नाम की एक मतलब करेक्शन स्लिप आई थी तो उस पर लिखा था गोल्डन लायन वर्ड। अब गोल्डन लायन नाम का जो एक होटल रहता है वहाँ पर जाकर इवान छुपा रहता है। फिर जो गवर्नर होता है ये इवान को पकड़ लेता है उसी होटल में जाकर।
तो अब इवांस को पकड़ लेता है, तो फिर इवांस शॉक्ड रह जाता है कि गवर्नर कहाँ से आ गया। फिर इसको बताता है स्टोरी सारी कि हुआ क्या और कैसे कैसे सब हुआ, क्योंकि गवर्नर पूछता है कि असलियत में भाई हुआ क्या था, मैकलेरी आया नहीं, मैकलेरी हॉस्पिटल में नहीं है, और एग्ज़ाम कैसे हुआ, और तुम्हारे ऊपर जैसे खून था वो कैसे आया, तो असलियत में हुआ क्या। अब फिर ये बताता है जो इवांस है, ये गवर्नर को सब सच सच बताने लगता है कि ये बताता है कि जो असलियत में इवांस की जो सेल होती है उसके अंदर जो आदमी लेटा रहता है ना, कि जिसके ऊपर खून वून पड़ा रहता है, वो मैकलेरी नहीं होता, वो इवांस से होता है। क्योंकि 1-2 दिन पहले उसने दाढ़ी वाड़ी कटवाई होती है इवांस ने, और चेहरे के ऊपर से जो बाल साफ किए होते हैं अपने, और सर पे से बाल कटवाए होते हैं, और हैट ये अपना देता नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अपना हैट नहीं देता, ये बोलता है मेरे लिए लक्की है। तो उसके बाद में ये तो इसकी शक्ल पहचान में नहीं आती इनको ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान से देखा नहीं होता है इसको। फिर ये बताता है कि जो असलियत में अंदर मैकलेरी बन के लेटा हुआ था वो मैं ही था। तो फिर ये पूछता है कि ब्लड कहाँ से आया, तो ये बोलता है कि जो वो आदमी, और कहता है ब्लड कहाँ से आया, और फिर जो कपड़े पहने थे कोट पैंट वो कहाँ से आए। तो ये सब सच्चाई बताता है कि जो रियल मैकलेरी होता है वो तो उसके घर में बंद रहता है, जो मैकलेरी एग्ज़ाम कराने आता है वो इसका ही दोस्त रहता है, इवांस के प्लान में मिला वो रहता है वो आदमी, वो एग्ज़ाम कराने के लिए आता है, वो 2 कोट पहन कर आता है, 2 कॉलर की शर्ट पहन कर आता है, और इनको बिल्कुल भी शक होने नहीं देता। फिर ये बोलता है कि चेंज कैसे किए थे तुमने सैली के अंदर कपड़े, वहाँ तो 2 ऑफिसर भी थे। फिर ये बताता है कि जब मैंने ब्लैंकेट मांगी थी तो मैंने ब्लैंकेट के अंदर ही उसको चेंज कर रहा था, जो मतलब कपड़े थे मेरे, तो वो मैं अपने चेंज कर रहा था ब्लैंकेट के अंदर ही। और उसके बाद में जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं ये चला जाता है बाहर, और उसके बाद मैं अपना एक्ट स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर गवर्नर पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जो खून लगा था वो कैसे आया। तो ये बताता है कि जो एक ट्यूब लाया था, वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो मैकलेरी नाम का आदमी आता है वो अपने साथ एक ब्रीफकेस लाता है, तो कह रहा है वो ट्यूब जो लाया था उसके अंदर पिग्स ब्लड था, यानी ब्लड भरा हुआ था पिग का, उसमें छेद करा और उसको इसने अपने मुंह पर और सारी जगह लगा लिया था। किसने? इवांस ने। ठीक है। उसके बाद में बताता है कि नाउ इवांस इज हैंडकफ्ड एंड अशर्ड इनटू प्रिजन वैन। अब होता क्या है कि अब इसको मतलब पकड़ लिया था गवर्नर ने ये होटल में से, और इसको फिर भेज दिया, जो वैन आती है प्रिजन वैन जो इनको पकड़ कर ले जाते कैदियों को, उसके अंदर धकेल दिया और कह दिया अब तुम जाओ और अब तुम्हारी कहानी हो गई है ख़त्म। लेकिन कहानी यहाँ से होती नहीं है ख़त्म, कहानी की कर दी है स्टार्टिंग इवांस ने। जो प्रिजन ऑफिसर्स की जो वैन रहती है वो इसके दरअसल मतलब इसके खुद के ही फ्रेंड रहते हैं, वो जो इसको बचाकर दोबारा ले जाते हैं अपने साथ, और वो बोलते हैं कि कहाँ इनको जाना है। तो इवांस के वो फ्रेंड रहते हैं जो प्रिजन्स वो वैन लेकर आते हैं। तो कहानी यहाँ से इन्होंने कर दी पूरी ख़त्म, और ये दोबारा से हो जाता है स्वतंत्र। इवांस दोबारा से हो जाता है स्वतंत्र और ये खुद की लाइफ स्टार्ट कर देता है जीनी। तो जैसा कि थीम में बताया गया था कि ये अपनी बुद्धि के उपयोग करके और ये साबित कर देता है कि चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, वो सभी आपको मिलते रहेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। और तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, और नई वीडियोस अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।